Good morning to all of you. How are you? I hope you all guys are good. Welcome back in your own chemistry channel with शीतल मैम। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया है कि डी ब्रॉगली कंसेप्ट था। उसने बोहर मॉडल में जो बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल नेचर रखता है और एक सर्कुलर पाथ के अंदर जब वो मूव करता है तो उसके साथ में उसकी जितनी वेलोसिटी होगी, एनर्जी होगी, जो रेडियस होगा, वो सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, जिसको बोहर ने एक्सप्लेन किया था। और जो डी ब्रॉगली था उसने कुछ रोल इसका भी था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कुछ नहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। तो दोनों ने मिल करके उसको डिस्कार्ड कर दिया था। डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर वो सिर्फ पार्टिकल नेचर रखता है तो वो हायर एनर्जी लेवल के अंदर ट्रांसमिट क्यों नहीं होता है, ठीक है, वो सिर्फ एक ही ऑर्बिट के अंदर घूमता क्यों रहता है। तो उसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिकल नेचर ही नहीं रखते, वो जब मूव करते हैं उस पाथ में तो उसके पास में एक वेव होती है जो उसकी स्पीड को, उसकी हर एक चीज़ को, उसके मोशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और उसी को हमने क्या कहा था, या तो हम डी ब्रॉगली वेव बोल देते हैं उसको, या फिर मैटर वेव, या फिर पायलट वेव कहा था। अब इसी यूनिट के अंदर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इनका और मैटर वेव्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने क्या कहा था, दे आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ज़रूरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने कहा है तो वो किससे बनी हुई होती हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है उनके अंदर, जो एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। लेकिन मैटर वेव के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर में कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये इस तरह की वेव्स होती हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। वैक्यूम मीन्स जहाँ पर एयर भी ना हो, ठीक है, मतलब कुछ भी ना हो तो हम बोलते हैं कि वहाँ एयर तो एटलीस्ट प्रेजेंट होती ही है। जब एयर को यानी गैसेस को भी वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है तो क्या क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो वैक्यूम के अंदर भी मूव कर सकती हैं। लेकिन जो मैटर वेव होती है उनको किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है रेडिएटेड इन स्पेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनको एमिट किया जा सकता है, रेडिएट किया जा सकता है स्पेस के अंदर, लेकिन जो मैटर वेव होती हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ में एसोसिएटेड होती हैं, उसको एमिट नहीं किया जा सकता। जैसे हम बोलते हैं ना, पर्टिकुलर रेडिएशंस को फॉलो करवाया गया, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है वहाँ से तो एब्जॉर्ब करता है, वापस आता है तो कुछ वेव्स को वो एमिट करता है, तो लेकिन उसके पास जो मैटर वेव होती है वो उसको एमिट नहीं कर सकता, क्योंकि वही वेव होती है जो उसके पाथ को, उसके मोशन को कंट्रोल करती है। और यही एक चीज़ है जो बोलती है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को प्रोड्यूस करता है, ड्यूअल नेचर रखता है। नेक्स्ट है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव सेम स्पीड। जितनी भी हैं वो सारी की सारी सेम स्पीड के साथ में मूव करेंगी, लेकिन मैटर वेव सारी एक ही स्पीड, एक ही तरह की स्पीड रखती हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इसके स्पेशली हम डी ब्रॉगली वेव की अगर बात करें, मैटर वेव की बात करें, तो मैटर वेव्स एप्लीकेबल होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। काफ़ी लार्ज ऑब्जेक्ट पर उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, वहाँ पर ज़्यादा बहुत अच्छे से आपको जो एक्सप्लेनेशन उसने दी है आप उसको वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर बात आती है वेवलेंथ की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो वेवलेंथ है वो बहुत ही लार्ज आती है, ठीक है, लार्ज आती है। और फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, ये जो वेव्स होती हैं सारी की सारी सेम स्पीड के साथ में मूव करती हैं, और वो जो स्पीड होती है वो एग्जैक्टली मैच करती है स्पीड ऑफ लाइट के साथ में, ठीक है। जितनी स्पीड लाइट की होती है ट्रैवल करने के लिए, उतनी ही स्पीड किसकी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम मैटर वेव की बात करते हैं, मैटर वेव्स होती हैं वो सेम स्पीड नहीं रखती है, सेम वेलोसिटी नहीं होती है, और उनकी जो स्पीड है वो लाइट से थोड़ी बहुत कम ही होती है, ठीक है। फिर अगर वेवलेंथ हम देखें तो हमने मैटर वेव में जो वेवलेंथ था वो हमने किस तरीके से निकाला था, लैम्डा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था वहाँ पे, जो उसने प्लैंक्स को और दूसरा जो आइंस्टाइन था, दोनों की थ्योरी को उसने मर्ज किया था। उन्होंने जो एनर्जी का डेरिवेशन दिया था, प्लैंक्स ने क्या दिया था, जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू एच न्यू, और जो आइंस्टाइन था उसने क्या कहा था, ई इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके उसने लैम्डा और एनर्जी निकाली थी। वहाँ पर उसने वेवलेंथ का फॉर्मूला इनसे ड्राइव किया था, वो क्या आया था, h/mv, ठीक है।
h बाय एम वी, और हमने कहा था कि जो मास इंटू वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, मोमेंटम होता है। उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, h बाय पी। ठीक है, तो यहाँ वेवलेंथ को, मैटर वेव में वेवलेंथ निकालने का ये मेथड था। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, न्यू इज लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं वो कितनी स्पीड के साथ में, किस वेलोसिटी के साथ में घूम रहे हैं और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है, मतलब मोमेंटम और पोजीशन जो होती है उसको एग्जैक्टली एक टाइम पर कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब इम्पॉसिबल चीज़ है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो साइमल्टेनियसली का मतलब है कि एक साथ में आप उसकी पोजीशन भी निकालना चाहते हो, साथ में उसका मोमेंटम जो है वो भी फाइंड आउट करना चाहते हो, तो वो एक्यूरेसी से नहीं निकलेगा, उसमें कुछ ना कुछ जो है इनकरेक्शन होगी ही। जैसे हम बात करें कि हमारा जो फुटबॉल का मैच होता है उसमें जो फुटबॉल पर जैसे किक लगाई गई है तो वो एक डायरेक्शन में रन कर रही है फुटबॉल। ठीक है, अब क्या करता है कि दूसरा कोई प्लेयर आकर के उस पर किक लगाता है, तो जिस डायरेक्शन में वो किक लगाएगा उसके अकॉर्डिंग, अब जैसे फुटबॉल जो है वो इस तरीके से मूव कर रही थी, यहाँ से कोई क्या आता है, प्लेयर आता है, उसको किक करता है, तो उसकी डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जितने फास्टली वो किक करेगा, अब बहुत ही स्मॉल तरीके से करेगा तो उसका एंगल चेंज हो जाएगा, वो इधर भी जा सकती है, इधर भी, इधर भी। लेकिन अगर उसके किक करने की टेंडेंसी बहुत ही हाई है तो वो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में जाएगी और बहुत ही स्पीड से जाएगी। ठीक है, मतलब ये कि कोई चीज़ फ्रीली अगर मूव कर रही है, हम उस पर किसी तरीके का डिस्टर्बेंस कराते हैं, इंटरेक्शन कराते हैं, तो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लेती है, वेलोसिटी को, मोमेंटम जो है, ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को ही कैलकुलेट करना एग्जैक्टली इम्पॉसिबल है। हम यहाँ से समझते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा होता है सर्कुलर पाथ के अंदर न्यूक्लियस के बाहर, तो उसी को हमने रिप्रेजेंट किया है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है। तो हम क्या सोच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमता घूमता इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा, तो ये क्या है उसका ओरिजिनल पाथ, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड पाथ। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आता है उस पर किसी फोटोन का इंटरेक्शन कराते हैं, कोई फोटोन डालते हैं वहाँ पर, वो उसके साथ में इंटरेक्ट करता है और जिस तरह का फोटोन है उस तरह से वो उसके पाथ को डेविएट कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहिए था लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये क्या हो गया, न्यू पाथ एंड वेलोसिटी। अब देखो पाथ भी चेंज हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से वो वहाँ पर घूम रहा था उसी स्पीड से वो वहाँ जाए। ठीक है, फोटोन के साथ में इंटरेक्शन करने के बाद उसकी वेलोसिटी और उसका पाथ दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन समझते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा ही, और वो एरर क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 4h बाय 4 पाई। हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ हमें कोई चीज़ निश्चित ना हो। ठीक है, जहाँ कोई डाउट आता है या कोई चीज़ जो है श्योर नहीं है, वो चीज़ हम किस चीज़ के अंदर इंक्लूड होती है, अनसर्टेनिटी के अंदर। तो यहाँ पर कहता है कि अगर हम चेंज इन मोमेंटम पोजीशन निकालना चाहते हैं, ये क्या है यहाँ पर पोजीशन, ये है यहाँ पे मोमेंटम, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है 4 पाई। तो कहता है कि अगर हम चेंजमेंट निकालना चाहते हैं, किसके अंदर चेंज आया, पोजीशन के अंदर चेंज आया, मोमेंटम के अंदर जो चेंज आया है, और साइमल्टेनियसली अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो इक्वल टू तो आ सकता है, इससे इतना तो आएगा ही आएगा, जो इतना एरर है वो तो आएगा ही आएगा, h बाई 4 पाई, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, इसके इक्वल भी हो सकता है और इससे ज़्यादा का भी जो एरर है वो हमारे पास हो सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो यहाँ पर आपको मोमेंटम, वेलोसिटी वगैरह दे करके भी निकलवाया जा सकता है, उसका भी बताती हूँ। पोजीशन, मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में अनसर्टेनिटी निकल कर आ गई है। अब अनसर्टेनिटी के बारे में आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कहते हैं कि जैसे पहले मूवी होती थी, पुरानी मूवी होती थी, खैर अब भी, उनमें क्या होता है कि जो एक हीरो होता है
वो स्टार्टिंग में ही विलेन को पहचान जाता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में पहचानने के बावजूद भी मतलब वो बिल्कुल जानी दुश्मन भी हो जाते हैं, जान से मारना चाहते हैं। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी जब तक मूवी का एंड नहीं होता वो विलन ही नहीं मरता, ठीक है। पहले क्या होता था पुराने मूवीज़ के अंदर कि जो वो विलन है वो किसी गाड़ी के अंदर जा रहा है और जो बेचारा हीरो है उसको फंसा दिया गया है, वो जेल से भाग कर आया है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है। उसका कोई फ्रेंड है इन्फॉर्म करता है कि जो विलन है वो इतने बजे इस गाड़ी में बैठकर और इतनी स्पीड से वहाँ जाएगा, ठीक है। तो वो उसी आइडिया से जाता है कि हाँ इतने बजे ना, अगर इतनी स्पीड है गाड़ी की, उस गाड़ी में बैठा हुआ है, इतनी स्पीड, इतना टाइम हो गया है, अब वो निकला होगा, गाड़ी की इतनी स्पीड रही होगी तो वो इस एरिया में आ जाएगा। तो वो वहाँ वेट कर रहा होता है कि हाँ वो वहाँ आएगा। तो क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी होता था कि वो विलन वहीं से आता था? वो अपने पाथ को चेंज कर लेता था। उसके भी तो खबरी लाल होते थे, वो क्या करते थे, उसको इन्फॉर्म कर देते थे, कहीं और से चले जाते थे। या टाइमिंग क्या हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, बीच में क्या हो जाए कि कहीं पर रेड लाइट रेड हो गई है, वहाँ से निकलने में टाइम लग रहा है, जैम हो गया है वहाँ से निकलने में। मतलब ये कि आप बहुत सारी चीज़ें फोकस करने की कोशिश कर रहे हो कि आप स्पीड को भी नोट कर रहे हो, गाड़ी की स्पीड इतनी रही होगी, आप सोच भी रहे हो कि उसकी पोजीशन किस डायरेक्शन में कितनी पोजीशन रही होगी, वो किस पोजीशन पर आपको मिलेगा। लेकिन आप कितना ही एक्यूरेसी लगाकर, वो बेचारा हीरो इतने सारे वो जालसाजी बिछा करके वहाँ बैठता है, फिर भी विलन वहाँ से बच जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप कितनी ही कोशिशें कर लो, ये मोमेंटम और जो पोजीशन और मोमेंटम जो होता है उसमें चेंजमेंट जब आता है तो वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होता, आप इकट्ठा नहीं निकाल सकते हो। अगर ऐसा होता कि आप उसकी वेलोसिटी और उसके पोजीशन को बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से और कहाँ पर होगा, किस टाइम कहाँ पर होगा, तो क्या आज तक उस इलेक्ट्रॉन को देख नहीं लिया जाता होता, ठीक है। अभी भी क्या किए जाते हैं, एजम्पशंस किए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो, आप कभी देखना यूट्यूब पे 3D पिक्चर अगर होगी किसी उसमें, तो वहाँ पर आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से, जो 3 एक्सिस होते हैं उस पर कभी यहाँ इस तरीके से घूमता है, ठीक है। अभी देखेंगे हम कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम कहाँ मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन की हाँ आप इलेक्ट्रॉन को यहीं देख सकते हो, यहाँ आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भाई हमने ये भी पता लगा लिया कि उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी स्पीड कितनी स्पीड से वो घूम रहा है और अभी कहाँ आ गया होगा। हम टाइम नोट करेंगे, इतने टाइम पर हमें यहाँ आ गया होगा तो इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको इतना एरर तो वहाँ पर मिलेगा है, ठीक है। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दोनों ही चीज़ें उस जो बोहर ने बताई थी कि हम उसकी वेलोसिटी को भी बता सकते हैं, कितनी वेलोसिटी है उसकी, कितनी एनर्जी है, ठीक है, और किस रेडियस, कितना रेडियस है वहाँ न्यूक्लियस का और उसका आउटरमोस्ट शेल का जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें ये कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, हम सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट नहीं मान सकते, फिक्स नहीं मान सकते, वेरिएशन आती हैं, ठीक है। फिर हमें दिख क्यों नहीं रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, अभी तक भी हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और जो डी ब्रोगली कंसेप्ट, जिन्होंने बोहर के मॉडल को क्या कर दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस बंदे ने क्या किया, क्वांटम मैकेनिक्स के अंडर आती है वो चीज़ें, उसने वो क्वांटम बिहेवियर को नोट करके उसने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मिल सकता है। अभी भी चीज़ें यही उलझी हुई हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और उसके मोमेंटम को हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। उसने बताया कि अगर एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं तो एटलीस्ट हम ये तो बता सकते हैं कि मैक्सिमम कहाँ होगा। अब जो हीरो वेट कर रहा था तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो थी ना वहाँ पर, 99% तो पॉसिबिलिटी थी कि वो जो विलेन है वो गाड़ी लेकर वहीं से आएगा। 1% वहाँ पर थोड़ा बहुत हुआ है, तो मैक्सिमम तो हम निकाल ही सकते हैं ना कि इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो है ही, ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से। तो वो इक्वेशन है, जो इक्वेशन उन्होंने दी थी, साथ में हाइजेनबर्ग भी इन्वॉल्व थे उसमें। तो हाइजेनबर्ग ने वहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो किया था। श्रोडिंगर ने क्या बताया था कि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या चीज़ होती है। तो हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये पता चला कि जो हम एक्यूरेसी से नहीं निकाल पा रहे हैं, उसमें जो मोमेंटम में चेंज आया है, जो उसके पोजीशन में चेंज आया है, तो ये क्या है, एक फंडामेंटल नेचर जो होती है उसका फेलियर है, या हम ये कहेंगे कि इनएक्यूरेसी जो है वो नेचर ने ही दी है उसको, जो चीज़ें हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटम नंबर स्टडी करेंगे और उसके बाद ये यूनिट जो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूनिट है, बहुत ध्यान से देखो, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, बाय।